बीजेपी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मौजूदा राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाए जाने का स्वागत किया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत है। जदयू श्री जगदीप धनखड़ जी का समर्थन करेगा, उन्हें शुभकामनाएं। बता दें कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार है। इससे पहले नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का भी ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि शनिवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र 22 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। शनिवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होंगे। अगर धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो इतिहास रच देंगे। धनखड़ राजस्थान से उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाली दूसरी बड़ी शख्सियत होंगे। इससे पहले राजस्थान के रहने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। बता दें 18 मई 1951 को राजस्थान के काना गांव में जन्मे जगदीप धनखड़ ने अपनी स्कूली शिक्षा चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से पूरी की है। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। धनखड़ पहली बार 1989-91 में झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य चुने गए थे। उन्होंने 1990 में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। बता दें कि जगदीप धनखड़ अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। 30 जुलाई 2019 को उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। धनखड़ की पहचान एक पीपल्स गवर्नर के रूप में होती है। वो अक्सर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ खटास भरे संबंधों के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं। बात पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले करने वाले और लगातार राज्य सरकार को दबाव में रखने वाले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने पर लोगों को ताज्जुब हुआ। धनखड़ ने जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद जितनी सुर्खियां बटोरी उतनी तो शायद उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में नहीं बटोरी होंगी। राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही उनका राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हाल में महुआ मोइत्रा के काली विवाद तक जारी रहा। शुरुआत में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक रहे। राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे ये दोनों ही लोग एक दूसरे पर सीधे हमले करने से बचते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। ममता बनर्जी ने तो कई बार सार्वजनिक तौर पर धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी की। धनखड़ ने पहले दिन से ही जिस तरह राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाया, उसके चलते उन पर बीजेपी नेता के तौर पर काम करने और राजभवन को बीजेपी के कार्यालय में तब्दील करने के आरोप भी लगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर खुशी जताई है। उनके बयान से साफ हो जाता है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों बनाया है। पश्चिम बंगाल की वो शासन प्रशासन के साथ उन्होंने जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य किया, उसको हम लोग
याद रखते हुए उनका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, देश की इतना बढ़िया पोस्ट पर उसको अभिषेक हो रहा है, इसके लिए पूरा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खुशी का लहर है। आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का प्रेसिडेंशियल चुनाव के लेकर मीटिंग था, वहाँ भी हम लोग रेजुलेशन पारित किया। प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी को हम लोग धन्यवाद दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को, इतना संवेदनशील आदमी को, कानून की एक्सपर्ट को, जितना इसका वास्ट एक्सपीरियंस है, बार एसोसिएशन का चेयरमैन से लेकर एमएलए से लेकर मंत्री से लेकर सांसद से लेकर गवर्नर तक, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस जिसका पास है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन का इतना सेकंड महत्वपूर्ण पोस्ट उसको मिल रहा है, इसमें हम लोग का बहुत खुशी है। और हम लोग उनका जितना भी संरक्षण, बंगाल की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए हम लोग आज आभार प्रकट करता हूँ। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को पैदा होने वाले जगदीप धनखड़ ने बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार 30 जुलाई 2019 को संभाला। धनखड़ की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। धनखड़ ने जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही एलएलबी की पढ़ाई भी की। जगदीप धनखड़ ने वर्ष 1979 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली। वे 27 मार्च 1990 को सीनियर एडवोकेट बने। उसी समय से धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे। वे 1987 में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। धनखड़ का राजनीतिक कैरियर 1989 से शुरू हुआ। उन्होंने बीजेपी के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। वे केंद्र में मंत्री भी रहे। जगदीप धनखड़ जनता दल के विभाजन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के खेमे में चले गए, लेकिन जनता दल से टिकट न मिलने पर वे कांग्रेस में चले गए। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वर्ष 1993 से 1998 के बीच जगदीप धनखड़ अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा से सदस्य भी रहे। धनखड़ 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा और विधानसभा के अपने कार्यकाल के दौरान वे कई बार अहम समितियों के सदस्य रहे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 6 अगस्त को होना है। नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। नए उपराष्ट्रपति 11 तारीख को शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत पहले से है, लेकिन बीते दिनों उसने राज्यसभा में भी बहुमत हासिल कर लिया। धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने का रास्ता आसान हो चुका है। बीजेपी के बाद अब विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मार्गरेट अल्वा कर्नाटक की रहने वाली हैं और गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं। बता दें कि आज दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मकपा नेता सीताराम येचुरी, शिवसेना नेता संजय राव समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा की। श्रीमती मार्गरेट अल्वा। शरद पवार ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सामूहिक सोच है कि अल्वा मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। बता दें कि मार्गरेट अल्वा का जन्म
14 अप्रैल 1942 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कर्नाटक में ही पूरी की। उसके बाद मार्गरेट कांग्रेस से जुड़ी और कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। वो अलग अलग मंत्रालयों की समितियों में भी शामिल रहीं। कांग्रेस ने उन्हें 1975 में पार्टी का महासचिव भी बनाया था। अलवा कुल 4 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। उसके बाद 1999 में वो लोकसभा की सदस्य चुनी गईं। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 19 जुलाई नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 22 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अलवा का मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से होगा। यशवंत सिन्हा जुझारू, बेबाक और कठोर निर्णय वाले राजनेता। विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा को साझा उम्मीदवार बना तो दिया, लेकिन यशवंत सिन्हा की हार करीब करीब निश्चित है। जीवन के 85 वसंत देख चुके यशवंत सिन्हा केवल राजनेता ही नहीं बल्कि शिक्षक और कुशल प्रशासक भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के काफी नजदीक रहे हैं यशवंत सिन्हा। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बनती नहीं, इसलिए आज वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। लेकिन उनके बड़े बेटे जयंत सिन्हा उन्हीं की सीट हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यशवंत सिन्हा ही देश के वो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश करने के समय को शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे करवाया। यशवंत सिन्हा ही देश के वो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने चंद्रशेखर की सरकार में 20 टन सोना गिरवी रखने के फैसले पर साइन किया था। यशवंत सिन्हा बीजेपी के बागी भी रहे हैं। उनके पास 5 दशक का प्रशासन और राजनीति का अनुभव है, इसलिए भी यशवंत सिन्हा का नाम आगे लाया गया है। हालांकि लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी के पोते फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार के मना करने के बाद विपक्ष के पास यशवंत सिन्हा के नाम से बड़ा प्रबल दावेदार कोई नहीं था। आइए एक नजर डालते हैं उनके करियर पर। साल 1937 में एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ। पटना विश्वविद्यालय से ही 1958 में राजनीति शास्त्र में पीजी किया। 1960 में यूपीएससी की परीक्षा दी और 12वीं रैंक लाकर आईएएस बन गए। यशवंत सिन्हा की पोस्टिंग जब पटना के पास संथाल परगना में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर हुई तो उनकी झड़प सीधे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री से हुई। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। सीएम साहब संथाल में दौरे पर गए और साथ में थे मंत्रिमंडल के कम्युनिस्ट मंत्री। जब भी कोई फरियादी शिकायत करता, हर बार सीएम साहब सिन्हा की ओर देखते। सिन्हा हर बार संतुष्टि का जवाब देते, लेकिन उनके हर जवाब पर कम्युनिस्ट मंत्री भड़क जाते। सिंचाई मंत्री के व्यवहार पर आखिरकार सिन्हा का धैर्य जवाब दे गया। सिन्हा ने तुनक कर कह दिया कि मैं ऐसे व्यवहार का आदी नहीं हूँ। फरियादियों से मिलने के बाद सीएम ने यशवंत सिन्हा को अपने कमरे में बुलाया। स्थानीय एसपी और डीआईजी भी साथ थे। सीएम साहब ने कहा कि यशवंत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यशवंत ने पलटकर कहा कि आपके मंत्री को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यशवंत के इतना कहने पर सीएम महामाया प्रसाद सिन्हा क्रोध में आग बबूला हो गए। मेज पर हाथ रखते हुए कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई राज्य के मुख्यमंत्री से ऐसे बात करने की। आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढने की तैयारी कर लीजिए। अब यशवंत सिन्हा भी कहां टस से मस होने वाले थे। गुस्से में यशवंत सिन्हा ने भी रिवर्स फायरिंग कर दी। कहा मैं एक शरीफ आदमी हूं, इसलिए मुझसे शराफत में पेश आया जाए। और जहां तक बात रही दूसरी नौकरी की, तो एक दिन मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन आप कभी एक आईएएस नहीं बन सकते। इतना कहकर यशवंत ने फाइलें मेज से उठाई और कमरे से बाहर चले गए। साल 1974 में बिहार में जब जेपी ने इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, तब यशवंत सिन्हा भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। ठीक 10 साल बाद यशवंत सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में एंट्री मारी। साल 1986 में सिन्हा ने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें महासचिव बनाया गया। साल 1988 में यशवंत सिन्हा राज्यसभा के पहली बार सांसद बने। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो वो उसमें शामिल हुए और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अब तक यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर के काफी करीब आ चुके थे। चंद्रशेखर की सरकार में यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री की भूमिका मिली। वित्त मंत्री बनने के पीछे वजह थी उनका प्रशासनिक सेवा में वित्त मंत्रालय में उप सचिव रहना। इसके बाद चंद्रशेखर सरकार खतरे में आई तो सिन्हा साहब ने बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 1996 में जब देश में गठबंधन सरकार का दौर आया, तब यशवंत सिन्हा ने आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। यशवंत सिन्हा को बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी, जिसके बाद वो दोबारा वित्त मंत्री बने। गठबंधन सरकार में ममता बनर्जी भी शामिल थी, लेकिन दीदी ने उनके बंगाल आने पर रोक लगा दी। साल 2002 तक यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री रहे, हालांकि बाद में उन्हें विदेश मंत्री बनाया। साल 2004 में एनडीए की हार हुई और हजारीबाग से यशवंत सिन्हा भी अपनी लोकसभा सीट हार गए। साल 2005 में उनको राज्यसभा सांसद बनाकर संसद भेजा गया। साल 2009 में सिन्हा ने हजारीबाग से लोकसभा चुनाव जीता और संसद पहुंचे।
साल 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, लेकिन सिन्हा का टिकट काट दिया गया। टिकट परिवार में रहा और बेटे जयंत सिन्हा चुनाव जीते। साल 2018 में सिन्हा ने बीजेपी के साथ अपना 21 साल पुराना सफर खत्म कर दिया। राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर चुके सिन्हा की राजनीतिक इच्छा एक बार फिर जून 2021 में जागी। यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दामन थामा, हालांकि जून 2022 में इस्तीफा दे दिया। यशवंत सिन्हा आज विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वो देश के महामहिम बनेंगे या नहीं, ये 21 जुलाई को साफ हो जाएगा। राजनीतिक सफर में यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर और अटल जी की सरकार में मंत्री रहे। अब अगर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं तो बन जाएंगे देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल मतदान होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। मतदान को लेकर सभी औपचारिकताएं भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, हमें राष्ट्रपति भवन में मूर्ति नहीं चाहिए। एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं, हमें राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा, छोटा मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को किसी ने बोलते हुए नहीं सुना है। हमें नहीं लगता कि उनकी आवाज किसी ने सुनी है। तेजस्वी ने कहा, जब से वो उम्मीदवार बनी है तब से उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता तक नहीं की है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हमने सुना है। मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। सर, सीतामढ़ी स्वर का इकलौता उद्योग रीगा चीनी मिल रुपया के मुकाबले डॉलर का मुकाबले रुपया एकदम गिरता है। भूटान के करेंसी के मुकाबले आ गया है। जी, तो बधाई दीजिए भारत सरकार को। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन की मांग लेकर यशवंत सिन्हा पटना पहुंचे थे और यहां से उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, देश में प्रजातंत्र समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होना है। एनडीए ने इस चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम की घोषणा शनिवार को की गई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 5 जुलाई को जारी की जाएगी। उम्मीदवार इसके लिए 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनाव के लिए आयोग ने 6 अगस्त की तारीख तय की है। देश में मौजूदा राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव इसी सत्र में होने हैं। जाहिर है, सत्र को शांति से चलाने और हंगामे से बचाने के लिए सरकार ने रविवार को संसद के एनेक्सी भवन में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में खुद पीएम मोदी नहीं पहुंचे, हालांकि उनके पहुंचने की संभावनाएं थी। मीटिंग से मोदी के नदारद रहने पर कांग्रेस ने पीएम के रवैये को असंसदीय बताया। मीटिंग में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। सत्र के पहले दिन यानी 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसका परिणाम 21 जुलाई को आएगा, जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग 6 अगस्त को होगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, लिहाजा देश को 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इसी तरह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के इतर मानसून सत्र में बढ़ती महंगाई, इकोनॉमी, एलएसी पर बढ़ती चीनी घुसपैठ, ईडी के नेताओं पर कार्रवाई, डॉलर के मुकाबले गिरती रुपए की वैल्यू के अलावा सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से मुद्दे उठेंगे। इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जाहिर है, इससे हंगामा होना भी तय है। मुद्दों के अलावा सदन में कई बिल पेंडिंग हैं, जिन्हें पारित कराना सरकार के लिए जरूरी है। ऐसे में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 लोकसभा में पेंडिंग है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल, ये बिल 2019 को लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित होना बाकी है। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक, ये बिल भी राज्यसभा में अटका हुआ है। लोकसभा इसे पारित कर चुकी है। इसके अलावा वन्य जीवन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में लंबित है। समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2019 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट 2021 भी लोकसभा में लंबित है। इतना ही नहीं, संसद के इस सत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 और फैमिली कोर्ट विधेयक 2022 भी पेश किए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र की राजनीति में 50 विधायकों के समर्थन से सीएम बने एकनाथ शिंदे की नज़र अब मिशन 200 पर है।
ये मिशन राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भी एकनाथ शिंदे की नज़र कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर है। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र से बीजेपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए 200 वोट दिए जाएंगे। इससे तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मिशन 200 को कैसे अंजाम देंगे, इसके बारे में जरा जान लीजिए। वर्तमान में भाजपा और शिंदे समूह के पास कुल 170 विधायक हैं। जब से उद्धव की शिवसेना ने मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है तो ये संख्या 185 विधायकों तक पहुंच गई है। यानी अब भी 15 विधायकों का आंकड़ा चाहिए। अगर मिशन कामयाब होता है तो तय है कि विधायक कांग्रेस और एनसीपी के ही हो सकते हैं। लिहाजा आप सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एकनाथ शिंदे राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी विधायकों को कैसे तोड़ते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस के 44 और राकापा यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 53 विधायक हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि इस पार्टी के 15 विधायक टूटते हैं। गोवा से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब छत्तीसगढ़ में सियासी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया। टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक है, कोई मसला है तो आपस में बैठकर उसे हल कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सब तालमेल में है, जो बात है आपस में बैठकर तय कर लेंगे। मुझे पत्र नहीं मिला है, मुझे भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। मेरे पास जब पत्र आएगा तब मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने कल रात उन्हें फ़ोन मिलाया था पर फ़ोन नहीं लगा। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में टीएस सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे देने के बाद उपजे राजनीतिक हालात पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विभाग से इस्तीफा दिया है। हालांकि वो अभी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर, जीएसटी विभाग के मंत्री हैं। बीजेपी के साथ मिलकर साझा सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर अपने सहयोगी दल के निशाने पर हैं। बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन्हें निशाने पर लिया है। बिहार में आतंकवादी मॉड्यूल का पता लगने और उसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई के नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बोधगया में पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद कहा कि जो देश विरोधी शक्तियां बिहार के विभिन्न हिस्सों में हैं, उन सबको हर हालत में पकड़ा जाए। जायसवाल ने यह भी कहा कि ऐसा न हो कि एक साजिश के तहत उनको बचाने के लिए पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जाए। उन्होंने बिहार सरकार से ये अनुरोध भी किया कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों के खिलाफ बिना किसी दबाव की कड़ी कार्रवाई की जाए। देश विरोधी जो शक्तियां बिहार के विभिन्न हिस्सों में हैं, उन सबों को हर हालत में पकड़ा जाए। ऐसा नहीं हो कि एक साजिश के तहत उनको बचाने के लिए पूरा का पूरा जो मुद्दा है उसको भटकाने का प्रयास किया जाए। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो मूल मुद्दा है, जिन्होंने इस तरह की कल्पना की कि हम 2047 में एक आईसिस राज्य की स्थापना करेंगे और जो कायर बहुसंख्यक समाज है उसको हम समाप्त कर देंगे, इस सोच को समाप्त करना बहुत जरूरी है। कल भी एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। लगातार सभी का नाम तो उन्होंने जाहिर किया और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि प्रशासन में कल जब उन्होंने अपनी बात से अपने को अलग कर लिया है तो उसको महत्व न देते हुए सभी आतंकवादी पर। बिहार बीजेपी इस बात से खफा है कि पटना पुलिस की कार्रवाई सार्वजनिक हुई, लेकिन उसे सबसे ज्यादा नाराजगी एसएसपी के आरएसएस वाले बयान पर है। याद दिला दें कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ने पीएफआई और एसडीपीआई के कामकाज के तौर तरीकों की तुलना आरएसएस से की थी। तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली
मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम है। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन आज अपना 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। रवि किशन इंडस्ट्री के ऐसे टैलेंटेड स्टार हैं जिन्होंने न सिर्फ भोजपुरी बल्कि बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में भी अपने शानदार अभिनय का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि भोजपुरी स्टार रवि किशन बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में अपनी एक खासा पहचान रखते हैं, लेकिन करियर के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्टर को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। यहां तक कि अपने पिताजी के हाथ से बेल्ट से पिटाई तक खानी पड़ी है। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन यानी रवि किशन भले ही इन दिनों फिल्मों से दूर राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन आज भी लाखों फैंस उनके दीवाने हैं। रवि किशन आज करियर की जिन बुलंदियों को छू रहे हैं, वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं रहा है। रवि किशन के संघर्ष की शुरुआत उनके घर से ही हो गई थी। रवि किशन ने एक बार अपने स्ट्रगल के दिनों को याद कर बताया कि उनके पंडित श्यामा नारायण शुक्ला को उनका एक्टिंग लाइन में जाना पसंद नहीं था। रवि किशन ने बताया कि जब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं तो उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई, जिसके बाद पिता ने उन्हें चमड़े की बेल्ट से पीटा। एक्टर ने आगे कहा कि आज लोग उनके पेशे को काफी सम्मान से देखते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे पिताजी ने गुस्से में कहा था नचनिया बनेगा। हालांकि एक्टर ने आगे ये भी कहा कि पिताजी का ये रिएक्शन उनके लिए आशीर्वाद ही था। वो सब आशीर्वाद था, उनके इस तरह पीटने ने मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है। जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा के चलते सुरक्षा चाक चौबंद है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात सीमा पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई। कुछ देर बाद पाकिस्तान की ओर से आया ड्रोन सीमा में वापस लौट गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। रविवार सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने सांबा जिले के सीमावर्ती गांव मंगूचक, चचबाल और राजपुरा में सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना ने ड्रोन से छोड़े गए संभावित हथियार और तस्करी के सामान की जांच के लिए अपने ड्रोन को भी उड़ाया। हालांकि सर्च ऑपरेशन में कुछ भी हाथ नहीं लगा। इससे पहले शुक्रवार रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से एक ड्रोन पुंछ जिले में कृष्णा घाटी सेक्टर में दाखिल हुआ था। ड्रोन की लाइट पर सेना के जवानों ने उसी समय फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन वापस सीमा में लौट गया था। बता दें, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है और 29 जुलाई से बुद्धा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इसके चलते पाकिस्तान में बैठे आतंकी किसी न किसी तरह यात्रा बाधित करने की साजिश रचते रहते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के डीएसपी गारू राम भारद्वाज ने बताया, शनिवार रात ड्रोन जैसी कोई चीज स्थानीय लोगों ने देखी। सूचना पर हमारे जवान पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन जमीन से 8 से 900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद भारतीय क्षेत्र में घूमने के बाद ड्रोन वापस लौट गया। रविवार सुबह होते ही सीमावर्ती गाँव में सघन तलाशी अभियान चलाया गया है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अमरनाथ यात्रा के चलते यहाँ कई तरह की चुनौतियाँ मिल रही हैं। आतंकी घुसपैठ करने की लगातार फिराक में है, जिन्हें नाकाम किया जा रहा है। तस्वीरें तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की हैं। यहाँ एक छात्रा की मौत के बाद हिंसा भड़क गई। छात्रा की मौत से गुस्साई भीड़ ने स्कूल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और स्कूल बसों को आग लगा दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे स्कूल में खड़ी बसों को आग के हवाले कर दिया गया है। हिंसा के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कल्लाकुरिची जिले के चिन्ना सलीम में स्कूल छात्रा की मौत के विरोध में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी भीड़ ने स्कूल पर धावा बोल दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और स्कूल परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। स्कूल की बसों को आग लगा दी। पुलिस वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें 10 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। कल्लाकुरिची हिंसा पर तमिलनाडु के डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू ने कहा, स्कूली छात्रा की प्राकृतिक कारणों से मौत का मामला हमने दर्ज किया है। माता पिता ने एक और पोस्टमार्टम के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है।
लोगों का छोटा समूह स्कूल में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा था। हमने व्यवस्था की थी, लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बजाय उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हम एक स्कूल पर हमला करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास वीडियो है। बता दें कि कल्लाकुर्ची जिले के चिन्नासलीम में एक निजी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा ने मंगलवार की रात को शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। छात्रा ने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। छात्रा की मौत के बाद उसके परिजन और गाँव के लोग न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में शनिवार को सीपी लखनऊ ने बड़ी कार्रवाई की है। लुलु मॉल विवाद के बीच गोल्फ सिटी के स्थानीय एसएचओ को प्रभार से हटा दिया गया और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है। लखनऊ के सीपी डीके ठाकुर ने अजय प्रताप सिंह को थाना प्रभारी के पद से हटा दिया है। शैलेंद्र गिरी नए एसएचओ बनाए गए हैं। इसके अलावा डीसीपी साउथ जोन गोपाल चौधरी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें डीसीपी क्राइम भेजा गया है। अब सुभाष चंद्र शाक्य लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साथ साउथ जोन के भी डीसीपी होंगे। बता दें, लखनऊ मॉल के अंदर चल रहे लगातार विवाद और वायरल वीडियो के कारण पुलिस पर कार्रवाई की गई है। मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने के वीडियो के बाद सीपी लखनऊ ने कार्रवाई की है। कुछ युवकों ने सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। बता दें, लुलु मॉल में हनुमान चालीसा का वीडियो वायरल होने के बाद कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लेते हुए लुलु मॉल की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। लुलु मॉल के बाहर ड्रोन कैमरे से पुलिस निगरानी कर रही है। पुलिस की नज़र हर तरह की गतिविधि पर है। मॉल की तरफ जाने वाले प्रमुख चौराहों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। दरअसल लुलु मॉल में नमाज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो सामने आया था। लुलु मॉल के अंदर दो युवक जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए थे। मौके पर मौजूद मॉल की सिक्योरिटी ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मॉल के बाहर पकड़े गए प्रदर्शनकारियों के साथ दोनों युवकों को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बता दें, गुरुवार को कुछ हिंदू महासभा के सदस्यों ने मॉल के सामने धरना प्रदर्शन किया था। हिंदू महासभा के लोगों ने आरोप लगाया था कि लुलु मॉल के अंदर विशेष समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। हिंदू संगठनों का ये आरोप था कि मॉल में काम करने वाले लोगों में 80% मुसलमान हैं, जबकि 20% हिंदू, जिनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। उधर मॉल के प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा है कि मॉल सभी धर्मों का आदर करता है और मॉल के अंदर किसी तरीके की धार्मिक कार्यों की इजाज़त नहीं है। शुक्रवार को पुलिस से बातचीत करने के बाद हिंदू संगठनों ने मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ करना टाल दिया है, क्योंकि उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। पंजाब की पटियाला जेल एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल मानव तस्करी केस में दोषी पाए गए मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पटियाला सेंट्रल जेल में रखा गया है। इसी जेल में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी बंद हैं। खास बात यह है कि जेल प्रशासन ने दोनों को एक ही बैरक में रखा है। सिद्धू और दलेर मेहंदी पुराने दोस्त हैं। सिद्धू की तरह दलेर मेहंदी को भी जेल प्रशासन का काम सौंपा गया है। उनको मुंशी बनाया गया है। दलेर मेहंदी भी सिद्धू की तरह बैरक से ही काम करेंगे। जेल कर्मचारी उन्हें रोजाना रजिस्टर देकर जाएंगे। इससे पहले सिद्धू को भी जेल में क्लर्क का काम सौंपा गया है। बता दें कि दलेर मेहंदी को 2003 के मानव तस्करी मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि सिद्धू 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा काट रहे हैं। दोनों को अलग अलग कोर्ट ने सजा सुनाई है। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहीं पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को 19 साल पुराने मामले मानव तस्करी के केस में पटियाला की कोर्ट ने दोषी पाया है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद पिछले दिनों पुलिस ने दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें भी पटियाला की सेंट्रल जेल में रखा गया है। यहाँ दलेर और सिद्धू को एक ही बैरक में रखा गया है। बता दें कि दलेर मेहंदी को जिस मामले में दोषी पाया गया है वो कबूतरबाजी यानी मानव तस्करी से जुड़ा है। उन पर लोगों को गैर कानूनी रूप से विदेश भेजने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में दलेर मेहंदी के साथ साथ उनके भाई शमशेर सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि उनकी साल 2017 में मौत हो गई थी। मार्च 2018 में दलेर मेहंदी को इस मामले में अदालत ने दोषी पाया,
जिसके बाद वो पटियाला की सेशन कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी, जिसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया। बता दें कि पटियाला की सेंट्रल जेल पहले से ही सुर्खियों में है। कई हाई प्रोफाइल लोग इस जेल में बंद हैं। बेअंत सिंह हत्याकांड में आरोपी बलवंत सिंह राजवाना यहाँ बंद है। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ड्रग्स मामले में यहाँ ट्रायल पर है। विक्रम मजीठिया को सिद्धू की बगल वाली बैरक में रखा गया है। सोमवार से आटा महंगा हो रहा है और इसके साथ ही महंगे हो रहे हैं पनीर, दही, अस्पताल के बेड और होटल के कमरे। इसका कारण ये है कि इन चीज़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाई जा चुकी हैं, जो सोमवार से लागू होंगी। अब आपको पैक किए हुए आटा, पनीर और दही जैसी रोजमर्रा की चीज़ों पर 5% की दर से टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही 5,000 रुपये प्रतिदिन से अधिक किराया वाले हॉस्पिटल के बेड पर भी अब 5% का कर देना होगा। इतना ही नहीं, 1,000 रुपये रोजाना से ज्यादा किराए वाले होटल के कमरों के अलावा मैप, एटलस और चार्ट्स पर अब 12% की दर से जीएसटी देना होगा। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने टैक्स छूट वाले सामानों की सूची छोटी कर दी थी। काउंसिल ने कई चीजों और सेवाओं पर नए कर लगाने का फैसला किया था। साथ ही काउंसिल ने अब छपाई और लिखाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही, चाकू और ब्लेड, पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आदि सामानों पर मौजूदा 12% की जीएसटी को बढ़ाते हुए 18% कर दिया। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के खिलाफ शनिवार को दिल्ली में थोक और खुदरा अनाज मंडियां बंद रही। इस दौरान नरेला, बवाना और शहर के अन्य हिस्सों में थोक अनाज मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा। शहर की कई खुदरा अनाज मंडियां भी बंद रहीं। जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुसार चमड़े के सामान और जूते के निर्माण के संबंध में जॉब वर्क पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। इसके अलावा रोड, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, श्मशान घाट पर कार्य अनुबंध की दरें बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था। काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल, शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक सर्वर आदि पर भी 18% जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी दरों के लगातार बढ़ाए जाने और नए नए उत्पाद शामिल किए जाने की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। सरकार दावा करती है कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी की वजह से ज्यादा राजस्व उगाही हो रही है। मई महीने में जीएसटी संग्रह 1,40,885 करोड़ रुपए पर आया है। ये मई 2021 के 97,821 करोड़ रुपए के जीएसटी कलेक्शन के मुकाबले 44% ज्यादा है। देश में आज एक बार फिर से कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 20,528 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित 49 और मरीजों की जान चली गई। अब देश भर में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,43,449 पहुंच गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 199.98 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 20,528 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ साथ 49 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से फिर जान गंवाई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 5,25,709 तक पहुंच गई है। वहीं आज 17 जुलाई को कोविड डेली पॉजिटिविटी रेट 4.80% दर्ज किया गया। 17 जुलाई को लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े काफी डराने वाले हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इससे पहले 16 जुलाई को देश भर में कोरोना के 20,044 नए मामले सामने आए थे। 15 जुलाई को देश भर में कोरोना के 20,038 मामले सामने आए थे। 14 जुलाई को 20,139 नए केस दर्ज किए गए थे। 16 जुलाई तक देश भर में कोविड वैक्सीन की कुल 199.97 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इनमें 16 जुलाई तक 5.48 करोड़ से ज्यादा एहतियाती खुराक शामिल है। इसके अलावा 3.79 करोड़ से अधिक 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है।
भारत में आज कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज पूरी हो चुकी हैं। 18 महीने में भारत में 200 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई, जिसमें पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज शामिल हैं। पिछले साल 21 अक्टूबर को भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार किया गया था। भारत में कोरोना टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। चलिए ऐसे में जानते हैं कि भारत का इस मुकाम तक पहुंचने का सफर कैसा रहा। साथ ही हम आपको हर एक तारीख के साथ ही हर हुए डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे भारत ने 200 करोड़ तक का तय सफर किया है। तो पढ़िए कोरोना वैक्सीन के सफर की पूरी टाइमलाइन। सबसे पहले 2 जनवरी 2021 कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिली थी। 16 जनवरी 2021 देश में वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत हुई। 2 फरवरी 2021 फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता समूह में शामिल किया गया। 19 फरवरी 2021 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। 1 मार्च 2021 45 से 60 साल के बीच के बीमार लोग टीकाकरण के पात्र हुए। 1 अप्रैल 2021 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा हुई। 11 अप्रैल 2021 भारत ने 10 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की उपलब्धि हासिल की। 1 मई 2021 18 साल और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक टीकाकरण के पात्र हुए। 12 जून 2021 वैक्सीन के 25 करोड़ डोज लगाए गए। 21 जून 2021 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का फ्री टीकाकरण हुआ। 6 अगस्त 2021 टीकाकरण में भारत में 50 करोड़ डोज लगाए गए। 13 सितंबर 2021 भारत में कोविड वैक्सीन के 75 करोड़ डोज लगाए गए। 17 सितंबर 2021 प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में लगभग 3 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए गए। ये एक दिन में अब तक का सबसे अधिक डोज है। 21 अक्टूबर 2021 कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने 100 करोड़ का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। 3 जनवरी 2022 भारत में 15 से 18 साल की आयु के किशोरों को कोविड-19 का टीका लगना शुरू हुआ। 7 जनवरी 2022 भारत में 150 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 10 जनवरी 2022 स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को तीसरी डोज लगने की शुरुआत हुई। 15 मार्च 2022 केंद्र सरकार ने मंगलवार को 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू कर दी। 15 जुलाई 2022 18 साल से 59 साल की उम्र के लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगाने का ऐलान हुआ। भारत में उपजे पैगंबर मोहम्मद विवाद का असर बांग्लादेश में अब भी दिख रहा है। नूपुर शर्मा के समर्थन में एक फेसबुक पोस्ट के बाद वहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और दूसरी संपत्तियों पर हमले हुए हैं, तोड़फोड़ की गई है, उनमें आग लगा दी गई है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की है। फेसबुक पोस्ट करने वाला व्यक्ति फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश के नरेल जिले के लोहागढ़ उपजिले में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर ईश निंदा के आरोप में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है। हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है और उनमें आग लगा दी गई। याद दिला दें कि बीजेपी की तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया था। बांग्लादेश के नरेल जिले में शुक्रवार को किसी ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, नूपुर शर्मा का समर्थन किया। उसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर यह हमला लोहागढ़ उपजिले में दिघलिया गांव में हुआ। इसके बाद से पूरे इलाके में पूरे दिन तनाव का माहौल बना रहा। बाजार में सभी दुकानें बंद रहीं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लोहागढ़ थाना प्रभारी शेख अबू ने स्थानीय मीडिया से कहा, इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात अभी नियंत्रण में हैं। इस घटना को लेकर फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। गिरफ्तार किया गया शख्स अभियुक्त लड़के के पिता है। एक कॉलेज स्टूडेंट ने बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पोस्ट किया। लोगों ने इसके विरोध में कॉलेज प्रिंसिपल स्वपन कुमार विश्वास को जूते की माला पहनाई। इस वारदात का भी विरोध हुआ। बांग्लादेश की पुलिस ने कहा है कि एक कॉलेज स्टूडेंट की फेसबुक आईडी से एक पोस्ट किया गया था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की गई। पुलिस जांच कर रही है ये पोस्ट असली है या नहीं।
जिस व्यक्ति की फेसबुक आईडी से पोस्ट किया गया था वो भाग गया है। बांग्लादेश के नरेल जिले में लोहागढ़ उप जिले में इस पोस्ट के कारण शुक्रवार की नमाज के दौरान इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। इसके बाद शाम को हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। स्थानीय पुलिस वारदात की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर गई। उसने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग भी की। इलाके के लोगों का कहना है कि वो हमलावर को नहीं जानते। पुलिस उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में एक दूसरे मामले में मानिकगंज के सिंगैर उपजिला में एक शख्स ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ कर उन्हें खंडित कर दिया। ये घटना शनिवार रात की है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसे मानसिक रूप से अस्थिर और नशे का आदी बताया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोप पर एक जबरदस्त और बेहद गंभीर व नाटकीय घटनाक्रम हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति रहते हुए पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को भारत न्योता था और उन्हें अति संवेदनशील और गोपनीय जानकारी दी थी, जिसे उस पाक पत्रकार ने बाद में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दे दिए थे। लेकिन अब उस पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा है कि हामिद अंसारी से वे कभी नहीं मिले, न ही भारतीय उपराष्ट्रपति ने उन्हें न्योता दिया था। BBC से बात करते हुए नुसरत मिर्जा ने इससे साफ इनकार किया कि उनसे हामिद अंसारी की कभी मुलाकात या बात हुई थी। इसके पहले नुसरत मिर्जा ने पाकिस्तान के पत्रकार शकील चौधरी को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जब हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति थे तब उन्हें एक सेमिनार के लिए भारत बुलाया गया और उन्होंने भारत यात्रा के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी को ISI के साथ साझा किया था। इसके बाद बीजेपी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साफ शब्दों में हामिद अंसारी पर देश के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को भारत में आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में भाग लेने के लिए न्योता दिया, उनसे मुलाकात की और अति संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां दे दी। उस पाकिस्तानी पत्रकार ने वे जानकारियां ISI को दी। हामिद अंसारी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। ये खुलासा खुद नुसरत मिर्जा ने किया है एक साक्षात्कार के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी 5 बार इस पत्रकार को वर्ष 2005 से 2011 के बीच में न्योता देते हैं और भारत बुलाते हैं, और उसके बाद जो पत्रकार कहता है वो चिंताजनक है, पीड़ाजनक है। वो इस साक्षात्कार में कहता है कि जब मैं भारत के दौरे पर था तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन हामिद अंसारी जी मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ भारत, और जो हमारी बातचीत होती है और जो जानकारी पत्रकार के साथ साझा की जाती है वो अति संवेदनशील और गोपनीय है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये एक संवैधानिक पद है और इसमें आपको बहुत से तथ्य ऐसे हैं, बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी होती है और उसको साझा नहीं करना होता है, क्योंकि वो अति गोपनीय होती है, संवेदनशील होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हामिद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यह उसका साक्षात्कार बता रहा है कि ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को ISI के साथ
साझा किया गया। हामिद अंसारी से मुलाकात के बारे में नुसरत मिर्जा ने कहा, ये सेमिनार था, इसमें जाहिर है कि वे चीफ गेस्ट के तौर पर आए और चले गए। उन्होंने उस बेचारे को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हामिद अंसारी के 2 गुनाह हैं, वे मुस्लिम हैं और कांग्रेस से हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक कशमकश चल रही है, इसमें उन्हें पकड़ लिया गया। मिर्जा ने बताया कि उस सेमिनार में कई देशों के राजदूत मौजूद थे। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं कि उसमें कितने एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर है, हमारा हाई कमिश्नर भी है। इसके आगे नुसरत मिर्जा ने कहा, हामिद अंसारी ने खुद जवाब दे दिया है कि भाई मैं कभी नहीं मिला, उन्हें याद ही नहीं होगा, बस हाथ मिलाया था। सेमिनार में कोई आदमी हाथ मिला ले और उससे मुलाकात करते हैं तो मिल लिए उनसे। इस लिहाज से तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिल चुका हूँ 2005 की चंडीगढ़ के सेमिनार में, उनसे हेलो हाई की। क्या वे ISI या किसी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को इनपुट देते थे? इस सवाल पर नुसरत मिर्जा ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। मैं एक घूमने वाला आदमी हूँ, सारी दुनिया घूमी है। इंडिया मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मैं पैदा हुआ था, उसको मैं देखना चाहता था, बस हो गया। अब आप सुने कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा था। सार्वजनिक है, वो इससे पहले ईरान के एम्बेसडर रहे। ईरान के एम्बेसडर वो रहे, सेवा उन्हें करनी थी भारत की, और वो ईरान के एम्बेसडर रहकर भारत की सुरक्षा में ही सेंध लगा रहे थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, फॉर्मर रॉ एजेंट है, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक पहले भी किया था, अभी भी ये सार्वजनिक हुई है। और क्या किया ये मैं आपसे जरूर बांटना चाहूंगा। वहां पे जो हमारे सरकार के कई प्रोग्राम्स रहते हैं जिससे हम अपनी देश की अखंडता को मजबूत करते हैं, उन ऑपरेशंस को सीक्रेट ऑपरेशंस भी होते हैं। इन्होंने ऐसे संस्थाओं के साथ, व्यक्तियों के साथ साझा किया जो कि इनको नहीं करना था। देश की सुरक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। कुछ दिन पहले तक देश के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान पर अब उनके ही देश पाकिस्तान में राजद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान सरकार ने एक समिति गठित की थी जो इमरान खान के खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में फैसला करेगी। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक या किसी अन्य असंवैधानिक तरीके से संविधान को निरस्त करता है या तोड़ता है या निलंबित करता है या स्थगित करता है या ऐसी साजिश करता है तो वो देशद्रोह का दोषी होगा। इस अपराध का दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक समिति गठित करने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि ये समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि PTI नेतृत्व संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन करने का दोषी है या नहीं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया जिसमें बताया गया है कि अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली के पूर्व उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी के 3 अप्रैल के विवादास्पद फैसले को क्यों खारिज कर दिया था। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साबित हो गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने असंवैधानिक आदेश पारित किए थे। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। मुश्किल हालात का सामना कर रहे श्रीलंका में गंभीर खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ खाना, दवाई से लेकर टॉयलेट पेपर तक खत्म होने वाले हैं। जरूरत की चीजें भी जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं। जानकारों ने हालात और खराब होने की आशंका व्यक्त की है। इस संकट की स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है जो श्रीलंका की लगातार मदद कर रहा है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने कहा कि अभी तक भारत ही एकमात्र देश है जिसने इस संकट में श्रीलंका की कई बार मदद की है। उन्होंने संकट को लेकर अपने बयान में यूक्रेन, रूस और भारत का तो जिक्र किया लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। दरअसल श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री से ईंधन संकट को लेकर सवाल किया गया था। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने मित्र देशों से ईंधन की मदद मांगी है। जो भी देश हमारी मदद के लिए आगे आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे।
इसके बाद उन्होंने बताया कि संकट के इस समय में केवल भारत सरकार ने ही कई बार श्रीलंका की मदद की है। श्रीलंका में राजनीतिक एवं आर्थिक संकट गहराने के बीच भारत ने गुरुवार को कहा था कि वो श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और उसे लोकतांत्रिक तरीकों एवं संवैधानिक ढांचे के जरिए सरकार से जुड़े मुद्दों सहित मौजूदा हालात के जल्द समाधान की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा कि भारत श्रीलंका में उभरती हुई स्थिति पर नजर रखे हुए है तथा उस देश में सभी प्रासंगिक हितधारकों के संपर्क में है। बता दें कि श्रीलंका फिलहाल गिरते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण गंभीर संकट जूझ रहा है और सरकार आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं है। आर्थिक संकट के कारण खाद्य सामग्री, दवाओं, रसोई गैस, ईंधन और टॉयलेट पेपर की भारी किल्लत हो गई है। लोगों को ईंधन और रसोई गैस खरीदने के लिए दुकानों के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। Because of fuel, because you know that we have to go for practices in Colombo and in some different places, and we have club season also going on, and with that it's with fuel, and we can't go for practices. In last 2 days I didn't went anywhere else. I just was in the queue for 2 days, and I just got my fuel, and so struggling at right now. So even if we only got for like 10,000 rupees, and that's only for like maximum 2 to 3 days, and I don't know after that what I'm going to do, because I think the people are like saying that the fuel is not coming for another 1 week, I think. So I don't know what's going on, and the Asia Cup is going to come. Are you ready for the Asia Cup? I think we are because for the national, because a big thing. So I think for that they have given fuel and all that in the country, because now we play with Australia for the Australia tours. It went nicely, amazingly, and we played in under lights. So everything's with that. For that we have everything, but for the people, like, we are struggling over there. But I think for Asia Cup we are ready, and we have all this stuff. I think even right now they are managing and keeping everything for the Asia Cup. My final question to you: do you think that the current government will solve the issues which is going on in the country? I think I'm not giving any answers for that. I don't know, but there is nothing going well right now. So I hope that at least even if something if it's come to the right people, and something good will happen, but people have to choose the right person, right people and the right person, because then I have to understand how do we have to take the internal support and all that. So we'll see. Everything's up to God, and I hope that the right people will come to the right places. My final question to you: people will come to the right places. My final question to you: any comment for India? India is helping a lot to Sri Lanka. Yeah, it's always, it's like a brother country, and they're helping us a lot, and I'm just thanking them so much. And we know that we are having a big problems, and always they support us when we are struggling. So thank you so much for that. And we have a huge, rich history, and I know that right now we are struggling, but thank you so much for everything, and we will get better and better. विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि श्रीलंका की 28% आबादी, जो लगभग 63 लाख है, खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कम 65,600 लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। WFP ने आगाह किया कि अगर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो ये संख्या तेजी से बढ़ सकती है। उसने कहा कि उसे अपने जीवन रक्षक सहायता के लिए तत्काल $63 करोड़ की आवश्यकता है। रविवार 17 जुलाई को एक और भारतीय फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची स्थित एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। इंडिगो का ये विमान शारजा से हैदराबाद आ रहा था। बीच आसमान में पायलट को तकनीकी खराबी का आभास हुआ। इसके बाद विमान को सुरक्षित कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया। पायलट द्वारा विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिलने के बाद इंडिगो की शारजा हैदराबाद की उड़ान को पाकिस्तान के कराची की ओर मोड़ दिया गया। हवाई अड्डे पर विमान की जांच की जा रही है। एयरलाइंस कंपनी एक और विमान कराची भेजने की योजना बना रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने बयान जारी करते हुए कहा है, शारजा हैदराबाद उड़ान के पायलट द्वारा विमान में तकनीकी खराबी देखे जाने के बाद एहतियात के तौर पर विमान को पाकिस्तान के कराची शहर की ओर मोड़ दिया गया। यात्रियों को हैदराबाद लाने के लिए कराची के लिए एक और अतिरिक्त उड़ान भेजी जा रही है। आपको बता दें
2 सप्ताह में कराची में उतरने वाला यह दूसरा भारतीय एयरलाइन है। इससे पहले स्पाइसजेट की फ्लाइट की लैंडिंग भी पाकिस्तान की इसी एयरपोर्ट पर करानी पड़ी थी। 5 जुलाई को स्पाइसजेट की एक फ्लाइट की आपात लैंडिंग पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में हुई थी। विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद विमान को कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया था। स्पाइसजेट का ये विमान SG-11 दिल्ली से दुबई जा रहा था। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित थे। वहीं इससे पहले 14 जुलाई की शाम को भी दिल्ली से बड़ोदरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। बताया गया था कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर इसकी आपात लैंडिंग कराई गई थी। बता दें, पिछले कुछ दिनों में भारत में कई फ्लाइट्स को आपात तौर पर उतारे जाने की खबरें आ चुकी हैं। यात्री विमानों में तकनीकी खराबी की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। आलम यह है कि बीते 2.5 महीने के दौरान 16 से ज़्यादा विमानों को टेक्निकल फॉल्ट के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो टेक ऑफ ही नहीं हुए, तो कुछ विमानों को नज़दीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए डायवर्ट करना पड़ा है। बीते 5 जुलाई के बाद रविवार को दूसरी बार किसी भारतीय फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इंडिगो का ये विमान शाहजहाँ से हैदराबाद के लिए आ रहा था। इसमें तकनीक खराबी के कारण विमान को कराची में लैंड कराना पड़ा। इससे पहले स्पाइसजेट के विमान को भी कराची में ही लैंड कराना पड़ा था। ये विमान दिल्ली से दुबई के लिए जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी फ्लाइट में कब कब खराबी आई है। 17 जुलाई को तकनीक खराबी के चलते कराची में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 15 जुलाई को एयर अरेबिया में हाइड्रोलिक फेलियर के चलते कोची में लैंडिंग कराई गई। 14 जुलाई को दिल्ली से बड़ोदरा जा रही इंडिगो फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 11 जुलाई को स्पाइसजेट की दुबई मदुरै फ्लाइट के नोज व्हील में प्रॉब्लम आने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 6 जुलाई को विस्तारा की बैंकॉक दिल्ली फ्लाइट को सिंगल इंजन पर लैंड कराया गया। 5 जुलाई को रायपुर इंदौर इंडिगो फ्लाइट के केबिन में धुआं निकलने लगा था। 5 जुलाई को ही स्पाइसजेट के Q400 विमान की विंडशील्ड में दरार आ गई थी। 5 जुलाई को ही दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट कराची में लैंड हुई थी। 2 जुलाई को स्पाइसजेट की फ्लाइट में धुआं निकलने पर दिल्ली में लैंड कराया गया था। 20 जून को गुवाहाटी से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट से पक्षी टकरा गया था। इसके बाद विमान लौट गया था। 19 जून को स्पाइसजेट की Q400 फ्लाइट का 6000 फीट पर केबिन प्रेशर गड़बड़ा गया था। 19 जून को पटना से दिल्ली आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट के इंजन में आग लग गई थी। 7 जून को एयर अरेबिया का इंजन बंद हो गया था। इसके अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। 20 मई को एयर इंडिया का इंजन हवा में बंद होने से मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। 6 मई को एयर इंडिया फ्लाइट के खजुराहो में गेट नहीं खुले थे, फ्लाइट को दिल्ली लौटना पड़ा था। 3 मई को स्पाइसजेट का विमान तकनीकी खराबी के कारण टेक ऑफ के बाद वापस चेन्नई लौट गया था। CBSE रिजल्ट 2022 कब आएगा? CBSE 10वीं और 12वीं रिजल्ट कब आएगा? इस तरह के सवाल इंटरनेट पर छात्रों की ओर से जमकर सर्च किए जा रहे हैं। इस बीच CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट का बड़ा अपडेट सामने आया है। CBSE फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जरूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि CBSE रिजल्ट जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है। नतीजे ठीक समय पर जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन फाइनल तारीख की घोषणा शिक्षा मंत्री ने नहीं की। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में रोजाना CBSE रिजल्ट जारी करने की तारीख को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट 24 जुलाई तक जारी हो सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि CBSE इसी हफ्ते रिजल्ट की डेट और समय की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। रिजल्ट की डेट और समय को लेकर फिलहाल कई अफवाह फैली हुई हैं। ऐसे में लाइव हिंदुस्तान भी छात्रों से अपील करता है कि छात्रों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। कई विशेषज्ञों की माने तो CBSE के परिणाम फिलहाल जारी न करने का एक कारण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं नीट JEE मेन भी हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि CBSE ने आधिकारिक तौर पर नहीं की है। CBSE के अधिकारियों ने रिजल्ट की तारीख पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल CBSE टर्म 2 बोर्ड परीक्षाएं 15 जून को खत्म हो चुकी है। इस साल लगभग 35 लाख से ज्यादा छात्रों ने CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा दी थी। इनमें से 10वीं क्लास के लगभग 21 लाख से ज्यादा और 12वीं क्लास के लगभग 14 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हैं। इन सभी छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। भगवान शिव के प्रिय मास सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई को हो गई थी।
वहीं 18 जुलाई यानी आज पहला सोमवार पड़ रहा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन सोमवार पूरे 4 पड़ रहे हैं, जिसमें आज पहला सावन सोमवार है। बाबा भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन के पहले सोमवार में काफी विशिष्ट योग बन रहे हैं। जानिए सावन सोमवार का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। सावन के पहले सोमवार पर कई विशिष्ट योग बन रहे हैं। इसमें रवि योग दोपहर 12:24 से शुरू होकर 19 जुलाई को सुबह 5:35 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन शोभन योग 17 जुलाई शाम 5:49 से 18 जुलाई को 3:26 तक रहेगा और पहले सावन सोमवार के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:41 तक रहेंगे। ऐसे शुभ योग में भगवान शिव की पूजा करना फलदायी होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि सावन सोमवार पर भगवान शिव की पूजा कैसे करें। सबसे पहले सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। अब पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें। घर में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद मंत्र से ध्यान करें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद कथा सुन ले। कथा सुनने के बाद विधिवत आरती कर ले। अंत में प्रसाद सभी को बांट दें और आप फलाहारी व्रत रखें। तो ऐसे आप भगवान शिव जी की पूजा करें और अपनी हर मनोकामना पूरी कराएं। सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने अपने नाम कर लिया है। पीवी सिंधु ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए रविवार को महिला एकल के फाइनल में चीन की वांग जी ही पर शानदार जीत दर्ज की। 11वीं रैंकिंग पर काबिज वांग जी ही को हराकर सिंधु ने पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। ये उनका पहला सुपर 500 टाइटल है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सिंधु का ये इस साल का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय और स्विस ओपन में 2 सुपर 300 खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। इस मुकाबले में सिंधु ने वांग जी ही को 21-9, 11-21 और 21-15 से मात दी। राष्ट्रमंडल खेलों से पहले ये खिताब सिंधु के आत्मविश्वास को और बढ़ा देगा। सिंधु ने मुकाबले का आगाज शानदार अंदाज में किया। पहले सेट में उन्होंने 21-9 के बड़े अंतर से चीनी शटलर को हराया, मगर दूसरे सेट में चीनी शटलर ने शानदार वापसी करते हुए 11-21 से सिंधु को हरा दिया। तीसरे और निर्णायक मुकाबले में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, मगर मुकाबले के अंत तक आते आते सिंधु ने वांग जी ही पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और फाइनल सेट 21-15 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल सेट में 11-6 की बढ़त से वो आगे चल रही थी, मगर चीनी शटलर ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर को 12-11 तक पहुंचा दिया था। इस दौरान सिंधु से कोर्ट के आकलन के बारे में कई गलतियां हुई, मगर अंत में इस खिलाड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया।